नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंगल फेज 100 MVA 132 kV ऑब्लिक 220 kV 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर आइडियल सही इज कनेक्टेड टू 200 kV सप्लाई सिस्टम। द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू लोड ऑफ 300 plus J400 ohm if the number of turns in low voltage LV side is 1000. Find फर्स्ट पार्ट है टर्न रेशियो, सेकंड पार्ट है सेकेंडरी साइड वोल्टेज, थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज साइड, फोर्थ पार्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर फ्लक्स, फिफ्थ है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी लोड करंट, और सिक्स पार्ट है बेटा पावर सप्लाइड बाय सोर्स। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। ए सिंगल फेज 100 MVA, ए सिंगल फेज 100 MVA 132 kV ऑब्लिक 220 kV 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर, वो मैंने x की पावर r लिखा है। x की पावर r का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मर। सी TRANSFORMER। आइडियल इज कनेक्टेड टू 200 kV सप्लाई सिस्टम, ठीक है। द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सही, ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू लोड ऑफ 300 plus J400 ohm if the number of turns in low voltage side is 1000. फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट है आपका टर्न रेशियो, सेकंड है आपका सेकेंडरी साइड वोल्टेज, थर्ड है आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज साइड, फोर्थ है बेटा आपका द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर फ्लक्स, फिफ्थ है आपको बेटा द प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी लोड करंट्स, एंड सिक्स है बेटा आपका पावर सप्लाइड बाय सोर्स, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ा है, सही है। अब जरा अभी तक तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि अगर किसी बच्चे को फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही हो तो वो कंप्लेन ना करे। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रखी है। पावर रेटिंग यहाँ पे क्या दे रखी है? पावर रेटिंग दे रखी है 100 MVA, चलो अच्छी बात। वोल्टेज 132 220 kV, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ऑब्वियसली बात है 132 से 220 कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी? 50 हर्ट्ज, भाई हिंदुस्तान का ट्रांसफार्मर है। चलो आइडियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियल सही है, यानी लॉसेस नहीं है कुछ भी, ठीक है। इज कनेक्टेड टू 200 kV सप्लाई सिस्टम, चलो इनपुट सप्लाई कितनी? 200 kV सप्लाई सिस्टम। सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू लोड, अच्छा लोड कनेक्ट है यहाँ पे। लोड कितना है? लोड है बेटा आपका 300 plus J400 ohm, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज LV साइड की बात हो रही है इज 1000 फाइंड। फर्स्ट है बेटा आपका टर्न्स रेशियो, तो टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये सवाल थोड़ा सा बड़ा सवाल है, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या डेटा बेटा आपको गिवन है। तो अगर बेटा मैं गिवन डेटा की बात करता हूं, सही है, तो यहां पे मुझे दे रखा है 100 MVA। 100 MVA का मतलब पावर, यानी मुझे S क्या दे रखा है? S दे रखा है 100 MVA, सही है। ऐसे ही अगर मैं अपने वोल्टेज की बात करता हूं, सही, तो वोल्टेज रेशियो क्या दे रखा है मुझे? V1/V2, वो हो गया मेरा 132/220। थोड़ा छोटा छोटा देख रहा हूं क्योंकि इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे मेरे पास। 132/220, सही है। बाय डिफॉल्ट आप क्या समझोगे? आपका केवी में है, सही, वहां लिखा नहीं, लेकिन 132 kV/220 kV। उसके अलावा आपको क्या डेटा दे रखा है? फ्रीक्वेंसी की बात कर ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब यहां पे देखिए इन्होंने बोला है कनेक्टेड टू 200 kV, सही। तो कनेक्टेड टू 200 kV का मतलब क्या है? जो V1 की वैल्यू होगी, सही, V1 की वैल्यू क्या होगी? 200 kV, ठीक। V1 की वैल्यू हो गई 200 kV। लोड का मतलब ZL, यानी ZL आपको क्या दे रखा है? यानी इंपेडेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? इंपेडेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 300 plus J400 ohm। और उसके अलावा आपको क्या डेटा दे रखा है? इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज साइड इज 1000, सही। तो मेरा N1 क्या होगा? 1000। तो बेटा ये डेटा तो मुझे यहां पे सवाल में दे रखा है। अब देखिए, अब यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे हो रही है आपके आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि पहले चलो मैं उसका आपको सर्किट डायग्राम बना देता हूं। सिंपल देखिए, जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर, अब यहां से सॉल्यूशन है आपका आइडियल
अब अगर बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर आपका कैसे होगा, सिंपल देखिए, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, सही। इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी V1। V1। फिर यहां पे ये मेरा कौन सा साइड होगा, ये होगा मेरा प्राइमरी साइड, सही है। तो यहां पे मेरी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे जो कम होंगे, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इस चीज याद रखिएगा, सही। यहां पे बेटा जो करंट फ्लो करेगी, करंट मेरी क्या होगी, करंट को बोल दूंगा I1, सही है। अब सेकेंडरी साइड पे आ जाते हैं। सेकेंडरी साइड मेरी स्टेप अप है, यानी मेरे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे मेरी क्या करंट फ्लो करेगी, यहां मेरी करंट फ्लो करेगी I2, ठीक है, I2, ठीक है। और ये मेरा लोड साइड है, तो यहां पे मेरा क्या होगा, लोड इंपिडेंस। तो ये मैंने अपना एक ये डायग्राम वैसे मुझे रफ करना पड़ जाएगा क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है और इस सवाल में काफी सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, अब इसके अक्रॉस मेरा अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल होगा V2, सही। मैं ये भी बोल सकता हूं अपने V2 को कि ये मेरा लोड के अक्रॉस पोटेंशियल है, सही, लोड के अक्रॉस। और अगर मैं अपने टर्न रेशियो की बात करूं तो टर्न रेशियो में मान लेता हूं N1 रेशियो N2, ठीक। तो ये हो गया बेटा मेरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब यहां देखिए पहला पार्ट क्या पूछ रहे हैं, पहला पार्ट है बेटा आपका टर्न रेशियो। आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो आपका क्या होता है, सिंपल N1 अपॉन N2 बराबर V1 रेटेड अपॉन V2 रेटेड। तो पहला पार्ट देखिए, मैं करता भी जाऊंगा, रफ भी करता जाऊंगा। टर्न रेशियो यहां मैंने लिखा नहीं है क्या फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड करने वाली चीजें वहां लिखी हुई हैं, सही। टर्न रेशियो की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या होगा आपका N1 अपॉन N2 बराबर V1 रेटेड अपॉन V2 रेटेड। V1 रेटेड अपॉन V2 रेटेड की बात करूं तो मेरे यहाँ पे सवाल में क्या गिवन है, वो मेरा गिवन है 132 अपॉन 220। तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आएगा, 132 अपॉन 220, ठीक है। चलिए पहला पार्ट हो गया। सेकेंडरी बात कर, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड आपसे पूछा गया है सेकेंडरी साइड वोल्टेज आपका क्या होगा, सही है। यहां से क्या पूछा गया है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज आपका क्या होगा। तो वो देखते हैं सेकेंडरी साइड, सिंपल रिलेशन क्या होगा, Vp अपॉन Vs, वेयर Vp स्टैंड्स फॉर प्राइमरी साइड वोल्टेज, Vs स्टैंड फॉर सेकेंडरी साइड वोल्टेज। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं, Vp स्टैंड फॉर प्राइमरी साइड वोल्टेज, Vs का मतलब क्या है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज। यानी रिलेशन मेरा क्या होगा, सेकंड देख लेते हैं, Vp अपॉन Vs बराबर N1, सॉरी Vp अपॉन Vs, ये जो मेरा होगा ये रेशियो किसके बराबर होगा, V1 अपॉन V2 के, V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2। अब मुझे यहां पर N1 अपॉन N2 तो पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और V1 मेरा क्या है, V1 है मेरा 200 kV, सही। अब देखिए ये चीज मुझे पता है, V1 बराबर 200 kV, ठीक है। तो V1 बराबर तो मेरा 200 kV हो गया, यानी V2 की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूं। V2 क्या होगा मेरा, V2 सिंपल होगा N2 अपॉन N1 इंटू V1। यहां से देखिए V2 मेरा जो होगा V2 इक्वल टू V1 इंटू N2 अपॉन N1। यहां पे बेटा सारी वैल्यू पुट करते हैं, सही है। मैं पूरे बोर्ड का यूज करूंगा तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी, V1 मेरा कितना है 200, सही है, N2 बाई N1। तो N2 बाई N1 क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 मेरा यहाँ पे क्या होगा, जो N2 बाई N1 होगा वो मेरा सिंपल हो जाएगा 220 अपॉन 132, 220 अपॉन 132, ठीक है। अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो देखते हैं सॉल्व होके क्या आएगा। 120 अपॉन 32, 220 अपॉन 132 इंटू 200 इक्वल टू V2 की वैल्यू आएगी 333.33 kV, 333 33
33 kV, ये मेरा क्या हो जाएगा V2। और यहाँ पे बेटा V2 बेसिकली है क्या, जो आपका V2 है वो है आपका लोड वोल्टेज, ठीक है। चलिए तो ये पार्ट हो गया आपका सेकंड। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज साइड, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज साइड। थर्ड पार्ट में बेटा आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज साइड। तो अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हाई वोल्टेज साइड की बात करते हो, सिंपल देखिए N1 बाई N2 की अगर मैं बात करूं तो N1 बाई N2 आपको क्या दे रखा है 132, सही। N1 बाई N2 का रेशियो आपको दे रखा है 132 बाई 220, सही है। और N1 का आपको क्या दे रखा है 1000, ठीक। N1 आपको क्या दे रखा है 1000, क्योंकि N1 इक्वल टू 1000। आपको निकालना है N2 की वैल्यू, तो N2 देखिए N2 क्या होगा, N2 होगा आपका 220 अपॉन 132 इंटू 1000। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व होके क्या आएगा आपका 220 अपॉन 132, 220 अपॉन 132 इंटू 1000 इक्वल टू, ये आपका आएगा लगभग 1666.66। तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं 1667, सही है 1667, यानी N2 सॉल्व क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1667, सही है। तो चलिए थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर फ्लक्स, कि भाई कोर फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर फ्लक्स पूछ रहा है, सही है। तो अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए बात करूं तो क्या रिलेशन होता है V1 आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इंड्यूस ईएमएफ मेरा V1 के बराबर होगा, यानी V1 बराबर E1, सही है। और इसका जो आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है 4.44 5FBM, सही है। 4.44 N1 4.44 5FBM, सही है। ये जो आपका फॉर्मूला होता है V1 बराबर 4.44 सॉरी, जो इसका आपका सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 5M N1 F1, सॉरी उसे N1 कर लीजिए, N1, ठीक है। एक सेकेंड मैं फिर से लिख दे रहा हूं N1 5M फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या वैल्यू रखनी है, यहां पे मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वहां पे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू कोर फ्लक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कोर फ्लक्स क्या होगा 5M होगा, है ना। तो देखिए 5M का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए V1 बराबर E1 होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं V1 अपॉन 4.44 इंटू N1 F, सही। यहां पे बेटा मुझे सारी वैल्यू पता है। अगर मैं अपने V1 की वैल्यू बात करूं तो V1 मुझे क्या दे रखा है, V1 मुझे दे रखा है 200 kV, यानी मैं क्या रख लूंगा 200 इंटू 10 टू की पावर 3 डिवाइड बाय 4.44। N1 की अगर बेटा बात करते हैं तो N1 मुझे क्या दे रखा है, N1 मुझे दे रखा है 1000, तो N1 की वैल्यू मैंने रख ली अपनी 1000, ठीक है। और अगर बेटा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहां मैंने वैल्यू रख ली 50। इसे सॉल्व कर लो बेटा, ये 5M की वैल्यू यहां से आ जाएगी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सवाल में, ठीक है। 200820 डिवाइड बाय 4.44 इंटू 1000 इंटू 50 इक्वल टू 0.9 वेबर। ये आपका सॉल्व क्या आ जाएगा 0.9 वेबर, सही है। यहां पे 5M क्या है, यहां पे 5M है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर। तो चलिए 4 पार्ट तो हो गए, लेकिन मैं चाह नहीं रहा था रफ करूं, लेकिन रफ तो करना पड़ेगा। तो चलिए गिवन डेटा आप नोट डाउन करके रखिएगा सारा, सही है। मैं इधर वाला रफ करता हूं क्योंकि वो 2 पार्ट थोड़े से बड़े पार्ट हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप सवाल कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है। और बिल्कुल ट्रांसफार्मर का बेसिक क्वेश्चन है ये, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता है, सही। बस ये है कि सवाल में नंबर ऑफ पार्ट्स 6 कर रखे हैं, तो वो आपका टाइम टेकिंग है,
बस इतना सा है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है फिफ्थ पार्ट में सवाल में, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी लोड करंट। नेक्स्ट पार्ट है आपका, अच्छा प्राइमरी यानी I1 एंड सेकेंडरी यानी लोड। प्राइमरी सोर्स ऑब्वियस सी बात है, यानी आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो I1 I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं I1 I2 की बात, I1 को मैं मान ले रहा हूँ कि प्राइमरी यानी सोर्स करंट हो गई, I2 को मान ले रहा हूँ लोड करंट हो गई, सही है, यानी सेकेंडरी वाली। तो मेरा I2 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, I2 बराबर लिख सकता हूँ सिंपल V2 अपॉन ZL। देखिए I2 में क्या लिख सकता हूँ, सिंपल I2 लिख सकता हूँ मैं V2 अपॉन ZL, सही है। ZL मेरे यहाँ पे क्या है, ZL है मेरा लोड इम्पिडेंस, सही है। अब यहाँ पे V2 को मैं अपना रेफरेंस मान ले रहा हूँ, सही है। तो देखिए ये वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 को मैंने मान लिया अपना रेफरेंस वोल्टेज, सही है, रेफरेंस। तो रेफरेंस वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा एक तरीके से, यानी इसके साथ बेटा मेरा जो एंगल आएगा, सही है, एंगल मेरा क्या आएगा, एंगल मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करा था V2, तो V2 देखते हैं मेरा क्या आया था, एक सेकंड में V2 देख रहा हूँ, V2 सॉल्व होके क्या आया था, जो V2 सॉल्व होके आया था 333.33 kV सॉल्व होके आया था, ठीक है। V2 300, आप देखिए मैंने सॉल्व करा था, V2 की वैल्यू आई थी 333.33 kV। तो सिंपल रख लीजिए I2 बराबर V2 क्या है आपका 333, अच्छा केवी में आया था, ठीक सही। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 10 की पावर 3, और ये मेरा हो गया एंगल 0 डिग्री। इंपिडेंस की बात करूँ, इंपिडेंस में कितना दे रखा है, इंपिडेंस में दे रखा है 300 प्लस J 400। तो वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 300 प्लस J 400। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, पोलर में चेंज करना पड़ेगा। इसे आपको पोलर में चेंज करना पड़ेगा, करते हैं चलिए। 333.33 इंटू 10 टू की पावर 3 डिवाइड बाय पोलर 300 प्लस J 400 इक्वल टू ये आपको बेटा सॉल्व होकर आएगा I2 666 प्लस पॉइंट 66 माइनस का 53.13 डिग्री, ये आपका सॉल्व होकर आएगा, सही है। अब अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या कंडीशन होती है, देखिए फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, सही। तो अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए बेटा बात करता हूं तो सिंपल मैं क्या बोल सकता हूं, I1 N1 बराबर I2 N2, ठीक है। यानी I1, लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंडीशन की बात हो रही है, N1 I2 N2। तो यहां से मैं इजीली अपनी I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। I1 बराबर क्या होगा, I2 N2 अपॉन N1, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी बेटा, यहां पे आपको सारी वैल्यू पता है। I2 की वैल्यू आपकी क्या है, I2 की वैल्यू है 6, I2 की वैल्यू है आपकी 666.66 एंगल माइनस का 53.30, ठीक है। यहां पे क्या है बेटा आपका, यहां पे आपका N2/N1, N2/N1 आपका क्या होगा, N2/N1 होगा आपका 220/132। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, 666.66 एंगल माइनस का 53.13 इंटू 220 डिवाइड बाय 132 इक्वल टू, ये बेटा आपका सॉल्व क्या आएगा, जो आपकी I1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 111.1 एंगल का माइनस का 53.13 डिग्री, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट भी हो गया, लास्ट पार्ट बेटा आपका रह गया है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ये आपका कौन सा था, ये आपका फिफ्थ पार्ट था। लास्ट पार्ट बेटा आपका क्या है, पावर सप्लाइड बाय सोर्स, सही है।
तो इतनी जगह नहीं है वोल्ट पे, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं इतने करने में। पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, अगर मैं पावर सप्लाई बाय द सोर्स की बात करता हूं, सही, तो हमेशा देखिएगा पावर सप्लाइड बाय द सोर्स किसके बराबर होगी? पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, सही है। जितनी पावर सोर्स सप्लाइड करेगा, सही, उतनी ही ऑब्वियस सी बात है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उतनी ही पावर आपका लोड एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए पावर सप्लाइड बाय सोर्स, पावर सप्लाइड बाय सोर्स इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब बाय लोड। जितनी पावर आपकी सोर्स सप्लाई करेगा उतनी पावर आपके लोड एब्जॉर्ब करेगा, सही है। यहां पे आपका जेडल क्या दे रखा है? जेडल आपको दे रखा है 300 प्लस जे 400, सही, यानी लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर बराबर वो जेड इंपेडेंस पावर क्या होता है? आर प्लस जे एक्सएल, सही, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस वैल्यू है आपकी 300 ओम, ठीक है। तो यानी देखिए मैं सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूं, पीएल यानी सप्लाइड कर रहा है, सही है, पीएस सिंपल। इसका फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा पावर का? ये बनेगा I2 स्क्वायर आर, मॉड I2 स्क्वायर आर, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होगी? मैं अब यहां कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आर की वैल्यू सिंपल आपकी 300 ओम होगी, ठीक है। जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? 300, यानी ये वैल्यू रख लीजिए सीधे उठा के। तो देखिए ये क्या है आपका 1.1 का स्क्वायर इंटू 300। तो देख लीजिए सॉल्व का आपका क्या आ रहा है। सॉरी, I2 की वैल्यू बेटा ये थी आपकी, मैंने I1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर 666.66। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। 666.66 का स्क्वायर इंटू 300, तो ये सॉल्व होकर आपका आ जाएगा 133.33 मेगावाट। सही है। चलिए सवाल हो गया। यहां पे बेटा आपका पीएल क्या था? पीएल था कि पावर एब्जॉर्ब बाय लोड। यहां पे आपका पीएस क्या था? पीएस था आपका पावर सप्लाइड बाय सोर्स। अच्छा याद रखिएगा, यहां जो पीएल इक्वल टू पीएस रखा हुआ है ये आपका किस कंडीशन में एप्लीकेबल है? ये आपका बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर केस में एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहां पे लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, ठीक। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में कोई वेरिएशन नहीं आना है, जितना आपका पीएल होगा उतना ही आपका पीएस होगा, ठीक। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब देखिए ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन है, ठीक है। देखो इस एक सिंगल सवाल में एक क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछा गया, एक ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, दो ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछा गया, तीन ऑब्जेक्टिव, ऐसे एक क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछा गया यानी चार ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया यानी पांच ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया यानी छह ऑब्जेक्टिव, यानी एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बेटा छह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, सही। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव कैसे अपने लिए फ्रेम करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक मास्टर क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के नाम पे कहानी यही चलती है। मतलब मैं किसी चैनल के लिए कुछ ऐसा नहीं कह रहा, मेरे बस एक नॉर्मल अपनी बात रख रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा करा दिए जाएं और बच्चा उसमें खुश रहता है कि अरे यार एक घंटे में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, 25 हो गए, उस चीज़ के पीछे मत भागिए। क्वेश्चन आप भले ही एक करो लेकिन ढंग से करो, कॉन्सेप्ट समझ के करो। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को जो बच्चा ढंग से करेगा, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप ही प्रिपेयर होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं कि आपके 5,000 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो यार, सही। वो आप क्वेश्चन गिन भी लेना, 5,000 क्या कम से कम आपके 8,000 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करने का मतलब नहीं है, सही। अब ट्रांसफार्मर के तो मैं आपको ऑलरेडी वैसे कई सारे सवाल करा चुका हूँ, पहले से करा चुका हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मास्टर क्वेश्चन है, सही। और रिसेंटली मेरे ख्याल से ये अभी एक आध साल पहले आपका SSC JEE कन्वेंशनल में आया भी हुआ है, सही है। तो ये आपका कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए अब कुछ फिर से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर के। ये बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन और ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एमटी एट सेंटर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कॉयल, when coil has 500 turns and carrying a current of 10 एम्पियर। रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, ए ऑप्शन आपका 0.63, बी है बेटा आपका 0.57, सी है 0.45, डी है आपका 0.76। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन एक बार। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एमटी एट सेंटर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कॉयल व्हेन कॉयल हैज 500 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। ए है 0.63, बी है 0.57, सी है 0.45, डी है आपका बेटा 0.76। तो देखिए सवाल में क्या है, आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सही, कहां पे पूछ रहा है? सेंटर पे पूछ रहा है। सही, 10 मीटर आपको लेंथ दे रखी है कॉयल की, टर्न्स कितने दे रखे हैं बेटा? 500, और करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें बेटा? 10 एम्पियर। यहां पे आपको जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आपकी बेटा 10 एम्पियर। तो देखिए आपको क्या डेटा गिवन है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द कॉयल। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं स्मॉल एल, तो लेंथ ऑफ द कॉयल आपको क्या यहाँ पे गिवन है? लेंथ ऑफ द कॉयल गिवन है आपको 10 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 10 मीटर। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ टर्न्स की, सही, नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितने गिवन है? 500। नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 500। नंबर ऑफ टर्न्स को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम? एन से। और करंट की बात करूं तो करंट मेरी कितनी है यहाँ पे? 10 एम्पियर। यहां पे ये मेरी 10 एम्पियर करंट दे रखी है। सही, तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एमटी यानी मिली टेस्ला बताना है मुझे, ये चीज याद रखिएगा। बच्चे कई बार आंसर तो सॉल्व कर देते हैं लेकिन इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। यूनिट का ध्यान देना आपको बेटा बहुत जरूरी है। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी? बी। सही है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। म्यू नॉट एन आई अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, यहां पर आप सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? परमिटिविटी 4π×10⁻⁷ 4π×10⁻⁷। एन की बात करूं, एन यहां पे क्या है? एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। सही है, यानी ये आपका हो गया 500। ठीक है, आई करंट की बात करूं, करंट कितना है आपका? 10 एम्पियर। स्मॉल एल, स्मॉल एल की बात करें, लेंथ ऑफ द कॉइल वो कितना है आपका? 10 मीटर। तो इसे बेटा सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व होके क्या आता है आंसर आपका। 4 × 3.14 इंटू 10 से तो 10 ही कैंसिल हो जाएगा, 500 यानी 2000 इंटू, चलिए 200, ये सॉल्व क्या आपका आएगा? 0.6238 मिली टेस्ला। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यानी बेटा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा 0.63। ठीक है, तो देखो इस सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अगर आपको 11 फॉर्मूला याद है, अगर बेटा आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए 15 या 20 सेकंड का है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा देता हूं कि उसमें एक ही क्वेश्चन में आपको काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो भाई एक क्वेश्चन में आपका एक ही क्वेश्चन होगा। और वैसे इसमें आपके और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, जो आपको क्वेश्चन समझने की पावर डेवलप करनी हो, किस तरीके से डेवलप करनी है। या अगर बेटा कॉयल की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ द कॉयल हम इंक्रीज कर दें, देन मैग्नेटिक फील्ड पे आपका क्या फर्क पड़ेगा? तो ऑब्वियस ये बात है, लेंथ ऑफ द कॉयल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ अदर डेटास आर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, हर क्वेश्चन को देखने का नजरिया होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे देख रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हमारा एक पानी का ग्लास है, आधा भरा हुआ है, तो कुछ लोग क्या है उस ग्लास के लिए ये बोलेंगे कि भाई आधा ग्लास भरा हुआ है पानी से, और कुछ लोग उसी ग्लास के लिए बोलेंगे कि भाई आधा ग्लास खाली है। सही,
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर रहे हो, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा, सही है। मेरे ख्याल से एसएससी जेईई का पेपर या तो होने वाला होगा या फिर आपका हो चुका होगा, तो आपको बहुत कॉशियस रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडक्शन वॉट मीटर्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, फिल इन द ब्लैंक्स, वोल्टेज अंडर मेजरमेंट। ए है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, मैंने डी नहीं लिखा है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका अगर होता तो डी ऑप्शन आपका क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन इंडक्शन वॉट मीटर्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, फिल इन द ब्लैंक्स, वोल्टेज अंडर मेजरमेंट। ए है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन खटाक से टिक मारने वाले होते हैं, इसमें तो दिमाग ही नहीं होता, दिमाग लगाना ही नहीं है। यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में जो आपके लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए टाइम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी और चलिए एडिशनल बातें जैसे आपको बताते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं इंडक्शन टाइप वॉट मीटर की बात करता हूँ, सही है, तो कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं, बेसिकली ये इंडक्शन फिनोमेना पे वर्क करते हैं, सही है। अब चूंकि इंडक्शन फिनोमेना पे काम करते हैं यानी ये सिर्फ एसी पावर को मेजर करते हैं, ठीक है। इंडक्शन टाइप वॉट मीटर वर्क्स ऑन, ये 2-3 पॉइंट लिखा रहा हूं, लिख लीजिए। इंडक्शन टाइप वॉट मीटर, इंडक्शन टाइप वॉट मीटर वर्क्स on principle of induction, सही है। So they only measure AC पावर या फिर AC मेजरमेंट, सही है। ये सिर्फ आपके एसी मेजरमेंट में यूज होता है, सही है, फिर एसी पावर के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आपका इंडक्शन टाइप वॉट मीटर की, तो इंडक्शन टाइप वॉट मीटर में आपकी बेटा 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, सही है, जिसमें से मैं लिख दे रहा हूं कि इट हैव 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। इसमें आपकी 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, सही है, जिसमें से आपकी जो एक मैग्नेट होती है उसे हम एक्साइट करते हैं लोड करंट से या फिर फ्रैक्शन ऑफ लोड करंट, सही है। और उसके बाद जब लोड करंट से इसे एक्साइट कर देते हैं तो इसे हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सही है। और इसे हम बोलते क्या है, सीरीज मैग्नेट, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि वन ऑफ विच एक्साइटेड by load current or fraction of it, load current or fraction of it, and connected in series with circuit. It is called series मैग्नेट, ये आपकी सीरीज मैग्नेट होती है, सही। अब आपकी बेटा एक मैग्नेट और बची, मतलब सॉरी मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपके सीरीज में कनेक्ट होगा, इसलिए इसे बोल देते हैं हम सीरीज मैग्नेट, सही। और जो दूसरी होती है इसे हम किससे एक्साइट करते हैं, इसे हम एक्साइट करते हैं कि जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज होता है, सही, उसके प्रोपोर्शनल में, सही, या फिर उसके अप्लाइड वोल्टेज के फ्रैक्शन में हम सेकेंडरी जो सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसे हम एक्साइट करते हैं। और ये ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई, ये अक्रॉस द सप्लाई कनेक्ट होती है, इसलिए हम इसे शंट मैग्नेट करते हैं, सही है। द सेकेंड वन इज, या फिर
द सेकेंड वन द सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेट सही, पहली वाली को हम लोड करंट से हम या फिर लोड करंट के फ्रैक्शन वाले पार्ट से हम एक्साइट कर रहे थे, इसे क्या करेंगे, इसे हम करेंगे द सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज excited by current proportional to the applied voltage or fraction of it, and it always connected across the supply. So it is known as शंट मैग्नेट। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपसे बोला है कि बहुत सारे क्वेश्चन में मैं आपको एडिशनल चीजें बताऊंगा, और ये सारे जो मैंने आपको एडिशनल पॉइंट लिखे हैं इससे भी आपके बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि इससे आपके क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे, इससे भी बेटा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे यही पूछा जाता है कि भाई इंडक्शन टाइप वॉटमीटर में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं, ठीक है, सीरीज मैग्नेट क्या होती है, शंट मैग्नेट क्या होती है, सही, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं ये आपको जितने पॉइंट्स लिखाता हूँ उन्हें आपको अपनी थ्योरी में प्रॉपरली मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और रह गए, वो देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 2 पावर स्टेशंस इज सेम, द डेली लोड फैक्टर ऑफ स्टेशंस आर 10% एंड 20%, द यूनिट्स जनरेटेड बाय देम इन रेशियो, ए है बेटा 2:1, बी है 1:2, सी है 3:3 और डी है बेटा 1:4। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 2 पावर स्टेशंस इज सेम, द डेली लोड फैक्टर्स ऑफ स्टेशंस आर 10% एंड 20%, द यूनिट्स जनरेटेड बाय देम इन रेशियो, ए है आपका 2:1, बी है बेटा 1:2, सी है आपका 3:3 और डी है आपका 1:4। चलिए कुछ बेसिक बात पहले बताते हैं, सवाल तो हो ही जाएगा। तो यहां देखिए लोड फैक्टर बेसिकली बेटा आपका होता है क्या है। देखिए अगर बेटा लोड फैक्टर की बात करते हैं तो लोड फैक्टर आपका होता है, सही है, लोड फैक्टर का जो आपका सिंपल रेशियो होता है, किस चीज का रेशियो होता है, ये आपका एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, सही है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ये आपका बेटा सिंपली लोड फैक्टर होता है। सही है, अब समझिए, इफ ए प्लांट इज ऑपरेटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टी आवर, सही है, टी आवर्स लिए मान लेते हैं, सही, इफ ए प्लांट इज ऑपरेटिंग फॉर टी आवर, सही है, माना कोई प्लांट है मेरा वो टी आवर के लिए ऑपरेट कर रहा है, तो इस केस से मेरा लोड फैक्टर क्या हो जाएगा। देखिए इस केस से बेटा मेरा लोड फैक्टर होगा, अब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सही है, तो मेरा क्या आएगा, ऊपर मेरा आ जाएगा यूनिट जनरेटेड इन टी आर, यूनिट जनरेटेड इन टी आर, और नीचे क्या है, नीचे है बेटा आपका मैक्सिमम डिमांड, तो आपको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू टी। तो देखिए इस रिलेशन से बेटा आपका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, सही है, यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या बन के आया, मेरा फॉर्मूला बन के आया, लोड फैक्टर की बात कर रहा हूं, लोड फैक्टर क्या है मेरा, यूनिट जनरेटेड इन टी आर
डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू टी, यानी मैं ये कह सकता हूँ फॉर सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड, अगर मेरी मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू सेम है तो डेली जो लोड फैक्टर होता है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट जनरेटेड होता है, सही है। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड, दो अलग अलग केस की बात हो रही है, ठीक है। फॉर सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड लोड फैक्टर इज proportional to unit जनरेटेड, सही है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी 1:2। इसलिए मैंने जो कि यहां पे देखिए मैक्सिमम डिमांड ऑफ द टू पावर स्टेशन इज सेम, तो देखिए सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड, यहां पे किसकी बात हो रही है, सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड की हो रही है। 10% 20% दे रखा है, सीधे 1:2 हो गया। चलिए आज काफी क्वेश्चन करे, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, वो भी देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डायनेमिक ब्रेकिंग कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग। ए है आपका शंट मोटर, बी है आपका सीरीज मोटर, सी है आपका कंपाउंड मोटर, डी है आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। रिपीट कर रहा हूं, डायनेमिक ब्रेकिंग कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग। ए है बेटा आपका शंट मोटर, बी है आपका सीरीज मोटर, सी है आपका कंपाउंड मोटर, डी है आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहां पे डायनेमिक ब्रेकिंग की बात हो रही है, तो बेटा शंट मोटर में भी यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं, कंपाउंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा डायनेमिक ब्रेकिंग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि डायनेमिक ब्रेकिंग एक आध मिनट डायनेमिक ब्रेकिंग देख लीजिए, इतना पढ़ाया है। तो पहले मैं सर्किट डायग्राम बना दे रहा हूँ। सिंपल एक मोटर हो गई आपकी, सही, शंट मोटर की बात हो रही है, ठीक है। ये आपकी आर्मेचर हो गया, ये A1 हो गया और ये आपका A2 हो गया। इसके साथ क्या कनेक्ट करोगे, इसके साथ मैं सिंपल फील्ड वाइंडिंग अपनी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फील्ड वाइंडिंग हो गई, सही है, F1 F2, ठीक है। और यहां पे बात किसकी हो रही थी, डायनेमिक ब्रेकिंग की, यानी मैं ब्रेकिंग रजिस्टर और लगा देता हूं। यानी ब्रेकिंग रजिस्टर की बात करूं तो ब्रेकिंग रजिस्टर मैं यहां पे लगा देता हूं। देखिए ब्रेकिंग रजिस्टर मेरा क्या है, सिंपल, ये मेरा ब्रेकिंग रजिस्टर आरबी हो गया, ठीक है। यहां पे करंट क्या है मेरी, ये करंट है मेरी आई, और वो मेरा क्या है, वो है मेरा आर्मेचर, यानी वहां से कितनी करंट जा रही है, मान लेते हैं IA, सही है। ये मेरी कितनी करंट जा रही होगी, IF। ये सिंपल डायग्राम बनाया मैंने डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए, सही है। प्लस माइनस भी इतना मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और समझिए डायनेमिक ब्रेकिंग में होता है क्या है, बेसिकली अगर मैं डायनेमिक ब्रेकिंग की बात करूँ तो जो आपका डीसी मोटर का आर्मेचर होता है, आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम सप्लाई मेन से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और ब्रेकिंग रजिस्टर जो होता है आरबी, ब्रेकिंग रजिस्टर जो आरबी है, वो आपका सर्किट में कनेक्ट हो जाता है आर्मेचर के अक्रॉस, सही है। तो मैं लाइन लिख दे रहा हूँ दैट इन डायनेमिक ब्रेकिंग, इन, क्योंकि ये पूछा जाता है आपका एग्जाम में, इन डायनेमिक ब्रेकिंग, सही। मैंने क्या बोला, जो आपका आर्मेचर है, सही है, जो आपका आर्मेचर होता है डीसी मोटर का, उसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं मेन सप्लाई से। द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज disconnected from supply mains and braking resistor RB is connected अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, जैसे मैंने फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है। अब यहाँ पे कहानी क्या है
कि जब ये चीज होती है तो इस केस में क्या होता है, मोटर अभी तक जो आपकी डीसी मोटर थी वो किस तरह से बिहेव करती है, मोटर आपका एज अ जनरेटर बिहेव करती है, सही है। द मोटर नाउ वर्क्स एज जनरेटर and producing ब्रेकिंग टॉर्क। आपका क्या प्रोड्यूस करती है, ब्रेकिंग टॉर्क। सही, द मोटर नाउ वर्क्स एज जनरेटर एंड प्रोड्यूसिंग ब्रेकिंग टॉर्क, सही है। और लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ कोई डायनेमिक ब्रेकिंग की, तो ये आपका शंट हो गया, चाहे सीरीज हो गया, चाहे बेटा आपका कंपाउंड मोटर हो गया, सबके लिए बहुत यूजफुल होती है। चलिए, आज से कितना काफ़ी था, और कहीं भी बेटा आपको लेक्चर में कोई भी दिक्कत आती है, सही है, आप मैं यूट्यूब पे कमेंट करिए। और कहीं मैंने बीच में ऐसा बोल रखा हुआ कि भाई ये चीज़ मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, तो मुझे टॉपिक का नाम बता दीजिए। मैं आपको, अगर मैंने वो चीज़ पहले किसी लेक्चर में, मतलब मेरी और भी सीरीज़ हैं काफ़ी सारी, पावर सिस्टम की है, मशीन्स की हैं, ठीक है, वो तो उसका मैं डिटेल में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और जो मेरे नए यूज़र्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए आखिरी मुझे 2-3 बातें कहनी होती हैं। देखिए, जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वैसे हमारी जेनिक एजुकेशन में पूरी एसएससी जेई के लिए और जेई के लिए पूरी टीम है, तो हम लोगों ने मिलकर पूरा आपका एक वीडियो कोर्स रेडी कर रखा है, सही है। इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी बेटा, सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी रेडी हो रहा है। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल कोर्स बेटा लगभग अप्रॉक्सीमेटली डेटा साइज बोल रहा हूँ, लगभग 600 घंटे का है। जैसे उसमें सारे से जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है, मैंने ही पढ़ाया है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन मेरे ख्याल से 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में जैसे मैं ये मान लेते हैं कि जैसे बेसिक पढ़ाया पहले, उसका ट्रांसफार्मर पढ़ाया, फिर इंडक्शन पढ़ा, डीसी पढ़ा दिया, फिर इंडक्शन पढ़ा दिया, फिर उसका सिंक्रोनस, फिर उसका स्पेशल मशीन्स, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। अब जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कैसे थ्योरी चल रही है, थ्योरी के साथ 20 से 22 कन्वेंशनल क्वेश्चन करा रखे हैं। जैसे ट्रांसफार्मर आपका खत्म हुआ, लगभग 200 से 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये प्रोसीड करा है। पावर सिस्टम वो मैंने पढ़ा है, वही 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है। पावर सिस्टम में सारे पार्ट कवर हैं, जैसे आपका एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम हो गया। एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, कोरोना हो गया, इंसुलेटर हो गया, सैग एंड टेंशन हो गया, सही है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स हो गया, फेरांटी इफेक्ट हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया, सब डिटेल में। स्विच गियर प्रोटेक्शन पूरा पढ़ा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई एग्जाम के लिए, ठीक है। रिले क्या है आपकी, सर्किट ब्रेकर क्या है, सबका कंस्ट्रक्शन और न्यूमेरिकल्स। तो उसके अलावा पावर सिस्टम एनालिसिस, जिस जैसा कि फॉल्ट एनालिसिस हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, पर यूनिट सिस्टम हो गया। तो फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया बेटा 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सही है, यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाले हैं, कि एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका हो गया फिर बेसिक इलेक्ट्रिक। ये दोनों सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मेरे ख्याल से दोनों मिला के लगभग 50 घंटे के होंगे, लगभग बोल रहा हूँ मैं। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल एक दूसरे से हमने पढ़ाया, लगभग 60 घंटे का पढ़ा रखा होगा। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वो भी लगभग आपका 30 से 40 घंटे का होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी आपको 50 घंटे से ज़्यादा का होगा, बहुत डिटेल में। अगर मैं पूरे कोर्स सिलेबस की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है, प्लस 3 से 4 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल में हमने सॉल्व करवाए हैं, प्लस हम उसमें टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो अगर आप वो चीज़ लेना चाहें पैकेज, वो भी ले सकते हैं। हमारी जेनिक एजुकेशन की सीधे वेबसाइट पे जाइए, मेरे ख्याल से इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर दिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके अलावा हमारे 4 ऑफलाइन ऑफिस भी हैं। एक हमारा जो मेन ऑफिस है वो है छत्तीसगढ़ कोरबा में, दूसरा ऑफिस बेटा हमारा भिलाई, वो भी छत्तीसगढ़ में है, तीसरा ऑफिस हमारा प्रयागराज या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, और चौथा ऑफिस हमारा पटना बिहार में। तो वहाँ से जाके आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं डायरेक्टली, तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।